गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट गाइड है रियल नंबर्स पे, तो कृपया आप लोग इसे सावधानी से देखें और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रियल नंबर चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो यूक्लिड डिवीजन लेमना का आता है। इस टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ डिफाइन किया जाता है कि यदि कोई टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है तो उसके बीच में दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर, जिनके बीच में रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा और बराबर होती है और बी से छोटी होती है। यहाँ पे हम ए को एज ए डिविडेंड लेंगे, बी को डिवीजर लेंगे और क्यू को कोसेंट लेंगे और आर को हम एज ए रिमाइंडर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज कोसेंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। यू कैन कैरी दिस क्वेश्चंस ऑन योर सेल्फ। सो हिंट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये एक डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में रिलेशन है और इस रिलेशन वाले इक्वेशन में यदि आप डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू आप यदि डालते हैं तो आपको यहाँ पे जो नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगला हमारे पास टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रकार का टेक्निक है और इससे हम किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ए और बी दो गिवन नंबर हैं और ए बी से बड़ा है, तो हम फॉलोइंग स्टेप का इस्तेमाल करके यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटी होती है। इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी। अगर रिमाइंडर हम यहाँ पे 0 आ जाता है तो जो डिवीजर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। इफ़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई डिवीजन लैम्ना टू बी एंड आर, यानी कि बी को हम डिविडेंड मान लेंगे और आर को डिवाइजर मान के फिर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आगे एक एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलत हो गया है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, तो आप इसको ध्यान देंगे और इस प्रोसेस को कंटिन्यू जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 1032 इज़ ग्रेटर देन 272, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे 272 से 1032 में डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 272 से यदि 1032 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो है 216 आएगा। फिर इस प्रोसेस को, चूँकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, दिस इज आवर रिमाइंडर और ये रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इस केसेस में हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 2 की अगर बात करते हैं तो 272 इज इक्वल टू 216, यानी 272 आपका डिविडेंड बन जाएगा और 216 जो है डिवाइजर बन जाएगा, जो कि 1 टाइम्स में जाएगा, यानी कि क्वोशेंट आपका 1 होगा और रिमाइंडर यहाँ पे 56 आएगा। टिल दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दिस इज ऑल्सो कंटिन्यू। Again this also continues, and at last if this process 48 dividend is divided by 8, then quotient is 6 and remainder is 0, it means जो divisor है यहाँ पे 8, that is our SCF of this question। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए आप SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और इसमें आप देख सकते हैं कि 2032 जो है ग्रेटर है 1651 से। तो हम लोगों ने कैसे यहाँ पे एचसीएफ निकाला है और आप एचसीएफ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो 127 होगा, क्योंकि 127 जो है वो डिवीजर है। नाउ
हमको एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना है 2032 और 1651 के रूप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 127 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उतना इज इक्वल टू हमने क्या किया 1651, और ये उस साइड चला जाएगा 381 इंटू 4, तो उस केसेस में हम इसको लिख सकते हैं इतना। तो अब यहाँ पे 381 की जो वैल्यूज है हम यहाँ से पुट करेंगे, और ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे 381 के जगह पे पुट करके फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर यहाँ से 4, चूँकि दोनों में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 4 इंटू 2032 प्लस 4 इंटू 1651 हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये 1651 इसको आप x मान लीजिए, और 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो x के जगह पे हमने क्या माना 1651, तो 5 इंटू 1651 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 2032। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट्स m है, तो m की जगह पे यहाँ पे 5 है, और n की बात करते हैं यहाँ पे n की, तो n की जगह पे यहाँ पे -4, और m की जगह पे यहाँ पे 5। दैट्स सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस केसेस में जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है कि वो 3m और 3m+1 के रूप में होगा कि नहीं। तो मान लेते हैं कि n एक आर्बिट्रेरी नंबर है, और n को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट हमारा q और रिमाइंडर हमारा r होता है। तो इस केसेस में हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की जो वैल्यू हो 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटी होगी। तो यहाँ पे 3 केसेस हमारे पास बनते हैं। केस 1 जब r की वैल्यू 0 होगी, केस 2 जब r की वैल्यू 1 होगी, और केस 3 जब r की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब r की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो उस केसेस में n इज इक्वल टू 9 q एच इक्वल टू 3 इंटू 3q लिख सकते हैं। तो 3 इंटू एम, वेयर m की वैल्यू यहाँ पे 3q हो जाएगी। ये वाली वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो इस केसेस में आगे हम केस 2 ले लेते हैं। तो व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 9q प्लस 1 प्लस 6q। तो यहाँ पे 9q और 6q में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3q प्लस 2q, और प्लस 1 को एज इट इज हम बाहर लिखेंगे। तो 3q प्लस 2q की जगह पे m पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे 3m+1 के रूप में इसको लिख सकते हैं, वेयर m की वैल्यू जो है 3q प्लस 2q होगा, जो कि एक इंटीजर है। इसी तरह से केस 3 भी है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और इसीलिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। अगला हमारे पास क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये आप आसानी से मतलब देखे ही होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 126 और 156 कैल्शियम निकालना है। इसे भी आप खुद से मतलब देखेंगे, ट्राई करेंगे। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशंस जो है आपके यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए है, आप इसको ट्राई करेंगे। अगर प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप इसे कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कि गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज़ नॉन एज कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो डैट 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 इंटू 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें 13 दोनों में कॉमन है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, तो 5 इंटू 11 प्लस 1। तो इस केसेस में 5 इंटू 11 हो जाएगा 55 और प्लस 1 56, यानी कि हो जाएगा 13 इंटू 56। तो 56 के पास क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिसके वजह से ये कंपोजिट नंबर होगा। So that any number of the form of 4 का पावर n, where n is the member of natural number, can never end with the digit 0। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 में जो फैक्टर 4 के फैक्टर्स जो होंगे वो 2 इंटू 2 होंगे, लेकिन 4 के फैक्टर में 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 4। तो सो 4 का पावर n में 5 एक फैक्टर नहीं है, डेट्स वाइट इट कैनॉट एंड विथ डिजिट 0। तो हिंट्स में मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स आप अच्छे से जानते हैं, ये टॉपिक्स है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 डेट आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर्स जितने हैं उसमें अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो हम उसे होल नंबर्स कहते हैं। और इंटीजर्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स यहाँ पे दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह। अगला हमारे पास टॉपिक है रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया है। एक कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा पी क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर ये कोई भी तीनों प्रॉपर्टी यदि किसी पी बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्टेड नंबर या मतलब किसी भी नंबर में होता है तो वह जो नंबर होगा वह रैशनल नंबर कहलाएगा। अगला हमारे पास है जैसे कि पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पी बाई क्यू को टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो उसका डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे m और n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे p बाई क्यू इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे इस केसेस में क्या है कि यदि q की वैल्यू अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं है तो उस केसेस में p बाई क्यू जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट 31/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 एंड 17/19 रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो नंबर है 31/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, तो इस केसेस में इसका जो डिनोमिनेटर है 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन 17/19 जो है, तो 19 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस केसेस में क्या है कि यहाँ पे 3 का पावर 2 जो कि यहाँ पे मान्य नहीं है, अगर ये सिर्फ 3 का पावर 2 यहाँ पे नहीं होता तो इस केसेस में 17/19 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन इसके वजह से यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.32 का बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको x के रूप में मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, और सपोज अब क्या करेंगे इसको हम, तो x के चूँकि 32 पे रिपीटिंग लगा हुआ है, इसका मतलब 32 जो नंबर है वो बार बार रिपीट होगा, तो हम x इज इक्वल टू 0.3232 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग यहाँ पे 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन 1 है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 32.3232 डॉट डॉट जीरो, सॉरी इक्वेशन 2। अब इस केसेस में इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 32/99। तो इस तरह से हम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर्स जो है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नॉन एज इरेशनल नंबर। जैसे एक पैटर्न है यहाँ पे 0.10 001 और फोर्थ मतलब 4 टाइम 01 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इस टाइप के कोई भी पैटर्न होते हैं तो हम उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इफ़ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता तो देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जैसे √2 √3 √5 √7 etc. इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ 3m इज इरेशनल नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि 8 परफेक्ट क्यूब है और उसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 होता है, तो इस केसेस में 8 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 etc. इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 22 और 7 इंटीजर है और q की वैल्यू 7 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस दैट्स वाई इट इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सपोज हम पहले मान लेते हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो टू इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर आएगा। तो क्यू को हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड भेज देते हैं, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इससे पता चलता है कि टू जो है पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो टू अगर पी स्क्वायर का एक फैक्टर है तो वो पी का भी एक फैक्टर हो सकता है। नाउ वी पुट पी इज इक्वल टू टू एम, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर हम वहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे। तो पहला वाला जो इक्वेशन वन आप इंडिकेट मतलब देख पा रहे हैं, उस इक्वेशन में हम पी स्क्वायर की वैल्यू फोर एम स्क्वायर पुट करते हैं, तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर। अब ये बताता है कि टू जो है क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो इस केसेस में टू क्यू का भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे एस सी एफ ऑफ पी और क्यू वन आना चाहिए, सो डैट रैशनल नंबर होने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि टू पी का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है, और दिस कंट्राडिक्शन सो डैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चंस हैं जो आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से बनाने हैं, और उनमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप सीधा व्हाट्सएप से या फिर कमेंट्स में सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।